दोस्तों आज हम लोग जो है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग बढ़िया से डिटेल में अच्छे से समझेंगे। इसमें देखिए बच्चों, आप लोग स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर कोई जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, अगर वह स्थिर है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ना कि जो है कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आवेश जब गतिमान होता है, जब आवेश क्या होता है? गतिमान होता है, वह अगर समान वेग से गतिमान होगा तो उसके चारों तरफ जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, ठीक है। उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। जब कब? जब आवेश समान वेग से गतिमान है। लेकिन देखिए बच्चों, अभी समान वेग से है इसलिए जो है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं हुई हैं। जब लेकिन आवेश त्वरित गति से करेगा, एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, उसका लगातार जो है कि गति बढ़ेगी, तो जो है कि क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी। देखो, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उत्पन्न होती है आपको पता चल गया होगा कि आवेश जब त्वरित गति करता है तो तब जाके वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 प्रकार हैं इसका। देखिए, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। ये 7 प्रकार है। आपको इसी क्रम में ही याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा इसी क्रम में, उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। सन 1864 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने जो है कि भविष्यवाणी की थी रेडियो तरंगों के विषय में। लेकिन इसको सिद्ध किसने किया था? 1887 ईस्वी में सबसे पहले जो है कि हेनरिक हर्ट्ज ने इसको सिद्ध किया कि रेडियो तरंगें होती हैं। अगर आपसे प्रश्न में आता है दोस्तों कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की है, तो रेडियो तरंगों की खोज आपका उत्तर होना चाहिए हेनरिक हर्ट्ज ने, जो कि रेडियो तरंगों की खोज किए थे, ठीक है। और रेडियो संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? तो उसकी जो मार्कोनी नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि जो रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने नहीं किया था। मार्कोनी ने जो है कि रेडियो संचार प्रणाली की खोज किए थे। और रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। अगर हेनरिक हर्ट्ज ऑप्शन में नहीं है, मार्कोनी ऑप्शन में है, तब आप जो है कि मार्कोनी को लगाना है, जब हेनरिक हर्ट्ज ऑप्शन में ना रहे। अगर हेनरिक हर्ट्ज ऑप्शन में है तो आपको, जो कि 1887 ईस्वी में किसने सिद्ध किया था रेडियो तरंगों को? हेनरिक हर्ट्ज ने सिद्ध किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दूसरे ऑप्शन, दूसरे में हम लोग चलते हैं, माइक्रोवेव के बारे में जानते हैं, सूक्ष्म तरंगों के बारे में। सूक्ष्म तरंगों की खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था, भारतीय साइंटिस्ट ने किया था सूक्ष्म तरंगों की खोज, माइक्रोवेव की खोज किया था। अगर देखिए बच्चों, अगर ये जगदीश चंद्र बोस ऑप्शन में ना रहे तब मार्कोनी अगर ऑप्शन में हो तो मार्कोनी को लगाइएगा सूक्ष्म तरंगों की खोज के लिए, ठीक है। ये तो पहली बात, तो ये ऑप्शन में रहना ही चाहिए, जगदीश चंद्र बोस। और उसके बाद है तीसरा है इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों। अवरक्त तरंगों की खोज किसने किए थे? हर्शेल नामक साइंटिस्ट ने अवरक्त तरंगों की खोज किए थे। विजिबल लाइट देखो खोजा थोड़ी ना गया था, इसको तो सभी लोग देख रहे थे, दृश्य प्रकाश को सभी लोग देख रहे थे। तो लेकिन हाँ, इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इसको किसने खोजा था? तो न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, न्यूटन जी को, ठीक है। ग्रेविटेशनल नियम की भी खोज किए थे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? तो जॉन रीटर नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था। किसका? अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों के बारे में खोज किए थे। और एक्सरे को तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सरे क्या होता है। एक्सरे होता है कि जो हमारा शरीर का एक्सरे कराया जाता है, हड्डी उड्डी का, उसी को ही किसने खोज किया था? रॉन्टिजन नामक साइंटिस्ट ने एक्स किरणों की खोज की थी। गामा किरणों की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने किया था। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि हेनरी बेकुरल ने किया था, तो आप लोगों को हम बता देते हैं, हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी, ना कि जो है कि गामा किरणों की खोज की थी। गामा किरणों की खोज पॉल विलार्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। तो आप लोग इसको बड़े अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। रेडियो तरंगों का जो उपयोग होता है वो एफएम में होता है। गाना वाना सुनने में आप लोग पहले रेडियो जो चलाते थे,
और रडार सिस्टम में होता है, टेलीविज़न में होता है, डीटीएच में होता है, उपग्रह सैटेलाइट वगैरह में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। रडार सिस्टम में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, ठीक। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों का जो उपयोग होता है माइक्रोवेव ओवन में होता है, वाईफाई में होता है, ठीक है, और ब्लूटूथ में होता है। और इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग जो होता है, अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है तापीय विकिरण में होता है, रिमोट कंट्रोल में होता है, इन सब जगहों पर होता है। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का प्रयोग कहाँ होता है? किसी वस्तु को देखने में, किसी भी चीज़ को देखने में किसका प्रयोग होता है? विजिबल लाइट का, दृश्य प्रकाश का होता है। अगर प्रकाश ना रहे, ये लाइट ना रहे, तो हम लोग किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। और इसका उपयोग कहाँ होता है? दृश्य प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण में होता है और लेजर किरणों में होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन, जिसको कहते हैं फुल फॉर्म इसका, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन। ठीक है, और इसके बाद है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों का जो होता है उपयोग, वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो सन से, सूरज से हमारी तरफ जो धरती की तरफ पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको कौन रोकता है? ओजोन की परत रोक देती है। ठीक है, और ये आप ये भी जान लीजिए, सारी की सारी पराबैंगनी किरणें उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। सबसे ज़्यादा ये 3 टाइप की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। जो अल्ट्रावायलेट सी जो होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी बनता है, हमारी त्वचा जो विटामिन डी बनाती है, वो कैसे बनाती है? इन्हीं किरणों की मदद से बनाती है, पराबैंगनी किरणों की मदद से। सूर्य की प्रकाश में जो अल्ट्रावायलेट किरणें भी आती हैं, उसमें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसकी मदद से जो है कि हमारे शरीर की त्वचा जो है कि विटामिन डी को भी बनाती है। इसको हम लोग जानते ही हैं। एक्स किरणों की खोज, एक्स किरणों की खोज आप लोग जानते हैं रॉन्टिजन ने की थी। ठीक है, और एक्स किरणें का प्रयोग जो है कि हड्डियों का जो है कि इमेजिंग करने में होता है। आप लोग एक्सरे करवाते हैं, कहीं हड्डी उड्डी किसी का टूटी उटी रहती है तो वहाँ पर एक्स किरणें ही प्रयोग की जाती है, एक्सरे ही उसका करवाया जाता है। गामा रेज का प्रयोग कहाँ होता है? कैंसर के इलाज में होता है, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। ठीक है, गामा रेज यानी इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग इन सभी किरणों के बारे में इसका उपयोग जान गए हैं। अब हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के क्या क्या गुण होते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ये ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यम में चल सकती हैं और ये निर्वात में भी चल सकती हैं। कहाँ चल सकती हैं? निर्वात में भी चल सकती हैं। अगर कोई माध्यम नहीं है तब भी ये चल सकती हैं। इनको जो है कि इनकी चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में इनकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल भी आप जानते हैं कि इतनी ही होती है निर्वात में। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की चाल जो थे माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम के किस पर निर्भर करती है? अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अगर अपवर्तनांक कम है तो चाल ज़्यादा होगी, अगर अपवर्तनांक अधिक है तो चाल क्या होगी? कम होगी। ये सी क्या है? प्रकाश का वेग है। ठीक है, प्रकाश का वेग बटे में अपवर्तनांक कर दिया जाएगा तो किसी भी तरंग की चाल का पता चल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की चाल कौन सी कितनी है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगों की तरह होती है। इनकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ तरंगों की तरह होती है। आप लोग जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। इन सबको हम लोग पिछले लेक्चरों में बड़े अच्छे डिटेल में हम लोग समझे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सारे गुण आप लोग सीख लीजिएगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के क्या क्या गुण होते हैं। दोस्तों, हमने कहा था कि इन तरंगों को आप इसी क्रम में याद रखिएगा। क्यों कहा था? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो क्रम है ये तरंग दैर्घ्य का घटता हुआ क्रम है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो तरंग दैर्घ्य जो है कि घटती जाएगी। यानी रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे अधिक होती है और गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य जो होती है वह घटती हुई नीचे आती है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद देखिए
और जो जब रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है अधिकतम होती है, तो इनकी जो आवृत्ति होती है वह न्यूनतम होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम होगी, अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो आवृत्ति कम होगी, क्योंकि चाल बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ होता है। ठीक है, तो रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह न्यूनतम होती है और गामा किरणों की जो आवृत्ति होती है वह अधिकतम होती है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा इसकी है तरंग दैर्घ्य, उससे कम सूक्ष्म तरंग की, उससे कम अवरक्त तरंग की है, उससे कम दृश्य तरंग की है तरंग दैर्घ्य, और पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य उससे कम है, एक्स किरणों की उससे कम और गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। इसी प्रकार से अगर आवृत्ति की बात की जाए तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। अब ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है, इसका आवृत्ति का ये बढ़ता हुआ क्रम है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, वह घटेगी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य घटेगी। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखो बच्चों, इसी प्रकार से जो होता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसकी खोज हमने बता चुके हैं कि इसकी खोज न्यूटन ने किया था कि जब सफ़ेद प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, वह 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। तो वो किस प्रकार से विभक्त होता है, इस तरह से VIBGYOR, इस तरह से होता है। यानी कि अगर देखा जाए जो ये सबसे कम विचलन अगर कहा जाए तो लाल रंग का होता है, और सबसे अधिक विचलन किस रंग का हो रहा है, यहाँ से देखो, इसको जाना था ऐसे लेकिन ये विचलित हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा ये वायलेट रंग का, बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। ठीक है, सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है, और सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। और आप बच्चों ये देखिए कि जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा किस रंग की होगी, लाल रंग की होगी, और आवृत्ति जो सबसे कम किसकी होगी, लाल रंग की होगी। ठीक है, ये इसके बारे में चर्चा हो रही है, लाल रंग की ये दोनों प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, और बैंगनी रंग की जो होगी वो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी और आवृत्ति क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जिस प्रकार से हमने अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा कि जो है कि नीचे जो होता है वह तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और ऊपर जो होती है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार से घटता क्रम है ये तरंग दैर्घ्य का भी, इसमें भी घटता हुआ क्रम है। लाल रंग का सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑरेंज का, उससे कम येलो का, उससे कम ग्रीन का, इसी तरह से ये घटता हुआ क्रम है। सबसे कम जो होगी तरंग दैर्घ्य ये बैंगनी रंग की होगी। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। आवृत्ति में भी वही है कि सबसे कम आवृत्ति जो होगी लाल रंग की होगी और सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी, बैंगनी रंग की होगी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए।